आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और आज का चैप्टर है विद्युत रसायन। देखिए विद्युत रसायन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है उससे रिलेटेड है। काफ़ी चीज़ें इससे फिजिक्स से आएंगी और काफ़ी चीज़ें जो है केमिस्ट्री में आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। कुछ भाग इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो आपने 11th में पढ़ा होगा उसका भी होगा, तो काफ़ी कुछ मिला जुला चैप्टर है ये। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन बेसिकली है क्या, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, पहले तो इसको देखते हैं। विद्युत रसायन में बेसिकली हम लोग रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन देखेंगे। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जैसे कि हम लोग घर में जो लाइट जलाते हैं है ना, वो सब क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। और रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ एक एपरेटस या कुछ ना कुछ एक चीज की आवश्यकता होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल। नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, बार बार पढ़ा होगा सेल। तो सेल एक ऐसी चीज होती है जो कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन करती है। अगर हमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना है तो हमें एक सेल की आवश्यकता होती है, और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है तो भी एक सेल की आवश्यकता होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग सेल की आवश्यकता हो, एक ही सेल से हो सकता है। जैसे ऐसे मान के चलो आप लोग फोन यूज करते हो, फोन में बैटरी लगी होती है, जो बैटरी लगी होती है वो बैटरी भी तो एक सेल है। अब जरा फोन के बारे में सोचना स्टार्ट करो कि आप क्या कर रहे हो। अभी आप फोन प्रयोग कर रहे हो, तो फोन अगर प्रयोग कर रहे हो तो फोन को ऊर्जा की आवश्यकता है, चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो ऊर्जा कहां से मिल रही है, वो ऊर्जा आपको मिल रही है उस बैटरी के अंदर जो रासायनिक यौगिक है, उन रासायनिक यौगिकों की अभिक्रिया के द्वारा आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो आपको फोन के लिए आवश्यकता किस बात की है, विद्युत ऊर्जा की। मिल किससे रहा है, अंदर रासायनिक यौगिकों से मिल रहा है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब होता है क्या है, कुछ देर के बाद आप देखते होगे सेल आपका डिस्चार्ज हो जाता है डिस्चार्ज। फिर क्या करते हो आप लोग, उसको चार्ज करते हो। ठीक है, चार्ज करने के लिए क्या लगाते हो, चार्जर लगाते हो। चार्जर लगाते हो तो चार्जर में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा से उसको जोड़ा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा क्या करती है, फिर उस सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया करती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सब कुछ मिला जुला खेल है। बात समझ में आ गई। तो इन्हीं सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन जो आपके बुक में एनसीईआरटी में है उसी के अनुसार देखते हैं। लिखा क्या है, विद्युत रसायन है क्या, किसको हम विद्युत रसायन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि सेल के अंदर, आपके अंदर जो सेल है, जो बैटरी है, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा जो है उसको उत्पन्न किया जा रहा है, या रासायनिक अभिक्रिया की जा रही है, ऐसे समझ सकते हो। उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया की जा रही है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। विलोमत विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, जो स्वतः अग्रसारित नहीं होती। यानी कि विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है जो स्वतः अग्रसारित नहीं होती। जैसे कि आपकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसका मतलब क्या वो स्वतः ही चार्ज होगा? क्या उसके अंदर जो यौगिक रखे हैं क्या वह स्वतः ही रासायनिक अभिक्रिया करेंगे? नहीं करेंगे। उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, बाहर से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। तो वो सारी बातें यहां पर लिखी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर में। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपको सीखना क्या है। यहां पर आपको मुख्यतः किस चीज के बारे में सीखना है, यहां पर मुख्यतः आपको सीखना है सेल के बारे में। तो चलो सेल के बारे में सीखते हैं। तो सेल यहां पर कितने प्रकार के यहां पर प्रयुक्त होते हैं, पहली चीज तो हमें ये देखनी है। सेल यहां पर दो प्रकार के हम लोग लेते हैं। एक हम लेते हैं विद्युत
रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग बात कर रहे थे सेल के बारे में, तो सेल मुख्यतः दो प्रकार के हो गए, एक हो गया विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा जो होगा वो होगा आपके पास में, जिसको हम पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है, विद्युत अपघटनीय सेल। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक। बहुत दिनों के बाद लिख रहे हैं इसलिए आज हाथ सभी सेट होने में एक टाइम लगेगा। तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल, तो ये दो प्रकार के सेल होते हैं। अब इसमें होता क्या है वो हम आपको अब बताते हैं। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में मुख्यतः होता क्या है, क्या चीजें यहां पर मुख्य होती हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल में आपके पास में जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा जो होती है उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये दो चीजें आपको यहां पर देखनी है और दोनों को बारी बारी से समझेंगे कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो दो बातें आपको यहां पर सीखनी है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है। चलो आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो क्या कि कोई भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो, चाहे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो, वो हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया ही होगा। यानी कि कोई भी परिवर्तन बिना रेडॉक्स अभिक्रिया के नहीं होगा। परिवर्तन करना है या परिवर्तन होना है तो हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा होगा। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में एक बड़ी खासियत होती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। जब हम रेडॉक्स की बात करते हैं तो रेडॉक्स बेसिकली होता क्या है, किसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया हम कहते हैं जिसमें एक का ऑक्सीकरण हो जाए और दूसरे का बेटा क्या हो जाए, अपचयन हो जाए। यही तो होता है, एक का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए और दूसरे का क्या हो जाए, अपचयन हो जाए। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग होना। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होना। पढ़ा होगा आप लोगों ने। या दूसरे शब्दों में और कहें कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। तो जब तक किसी भी अभिक्रिया में रेडॉक्स नहीं होगा तब तक वह अभिक्रिया नहीं होगी। अब मुद्दा यहां पर उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वहां पर कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को ऑक्सीकृत या अपचयित कर दे। तो इसका तरीका क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। जैसे ये हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट देखो कैसे करते हैं। एक कॉपर नाइट्रेट, ये बेटा देखो यहां पर जो है ये है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट जानते हो ना, कॉपर नाइट्रेट Cu2+ जिसमें प्रेजेंट होता है। कॉपर नाइट्रेट तो जानते हैं। अच्छा, Cu2+ का कलर कैसा होता है। कहीं पर भी Cu2+ मिलता है तो आपको पता होगा कि वहां पर जो कलर होता है वो होता है नीला, नीला रंग होता है। ठीक है, ये नीला रंग होता है। अब इस नीले रंग में आप कर दो, या इस कॉपर Cu2+ है, कॉपर सल्फेट भी आप ले सकते हो, इस जगह पर आपने क्या कर दिया, जिंक की रॉड को डाल दिया। ठीक है, अब जिंक की रॉड को जब आप डालेंगे तो आप कुछ देर के बाद एक बड़ी कमाल की चीज देखेंगे कि धीरे 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 उसका जो नीला रंग था वो गायब हो गया। नीला रंग गायब हो गया।
अब नीला रंग गायब होने का अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है। और क्यों ऐसा हुआ, तो इसका एक सही जवाब ये कह सकता हूं कि इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया हुई। अब वो रिडॉक्स कैसे हुई वो बात की बात है, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्यों हुआ कैसे हुआ, वो सारी बातें आपको समझ में आई। मैंने एक एक्सपेरिमेंट समझाया कि नीले रंग में कॉपर +2 हमने लिया जो कि नीला रंग था, उसमें जिंक की रॉड आपने डाल दी, जिंक की रॉड डालने पर वहां पर आपका जो नीला रंग था वो गायब हो गया। और ये तभी हुआ जब जिंक और कॉपर के बीच में रिडॉक्स अभिक्रिया हुई, और इस रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा ही ये प्रक्रिया हुई। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो Ag+ जिसको हम लोग बोलते हैं वो बेसिकली सफेद होता है, रंगहीन होता है, ठीक है, व्हाइट बोलते हैं वैसे बेसिकली। तो सिल्वर नाइट्रेट यहां पर भरा हुआ है, देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सफेद सफेद है, समझ रहे? तो ये सफेद सफेद। अब इसमें हमने क्या कर दिया, यहां पर कॉपर की जो रॉड थी वो डाल दी। अब कॉपर की रॉड डालने के बाद देखो यहां पर जो सफेदपन जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और नीलापन यहां पर आ गया। तो ये बेसिकली दोनों जो प्रक्रिया यहां पर दिखी है ये रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका उल्टा कर दिया जाए, उल्टा क्या कर दिया जाए, उल्टा ये कर दिया जाए कि अगर मैं यहां पर ZnSO4 डाल दूं, जिंक सल्फेट, जिंक जो होता है Zn2+ जो होता है वो कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का हम लोग बोलते हैं उसको, और उसमें अगर मैं कॉपर की रॉड डाल दूं, मतलब मैंने कुछ ये काम किया कि यहां पर मैंने डाल दिया Zn2+, ठीक है, जिंक सल्फेट डाल दिया, और जिंक सल्फेट में मैंने यहां पर क्या कर दिया, कॉपर की रॉड डाल दी, जैसे यहां डाली है। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये नीला होने लगेगा, क्यों? क्योंकि कॉपर जो होगा वो कॉपर 2+ बना रहा होगा, क्योंकि यहां पर भी आप देख रहे होगे कॉपर आपने डाला तो यहां नीला रंग आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि जहां जहां पर आपने कॉपर की रॉड डाली वहां पर नीला रंग आ गया, और जरूरी नहीं है कि हर कॉपर Cu2+ यानी कि जो नीले रंग का हमने वहां रखा था उसमें कोई भी रॉड डाल दो तो वहां पर रंग उड़ जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। निर्भर इस बात पर करेगा कौन किससे कितना ज्यादा क्रियाशील है, यानी कि यहां पर हमें क्रियाशीलता क्रम को भी देखना पड़ेगा कि कौन किससे ज्यादा क्रियाशील है। आएंगे उस बात को भी हम आपको समझाएंगे कि क्रियाशीलता किस तरीके से देखी जाती है। फिलहाल ये दोनों जगह पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, और इन्हीं रिडॉक्स अभिक्रियाओं के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है, परिवर्तन होता है, विद्युत रासायनिक में, रासायनिक विद्युत में। तो इन्हीं दोनों को चीजों को हमें यहां पर सीखना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि रिडॉक्स होता है, तो मैं उदाहरण भी आपको एक समझा दे रहा हूं। रिडॉक्स होता है, इसमें रिडॉक्स हो रहा है। अब रिडॉक्स कैसे हो रहा है वो समझने वाली बात है। यहां पर क्या था, आपके पास में Ag+ था, यहां पर आपके पास में था कॉपर। तो कॉपर जो था, देखो कॉपर जो है वो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल एक रॉड बनी हुई है, नीला रंग उसके अंदर नहीं है, ठीक है, नीला रंग उसके अंदर। नीला रंग कब प्राप्त हुआ, जब कॉपर Cu2+ बनेगा। Cu2+ बनने का मतलब क्या हो गया कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिए। यहां देखो लिखा है, ये देखो लिखा है कॉपर, यहां लिखा है Cu2+, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिए, यानी कि कॉपर 2+ का निर्माण हो गया। तो कॉपर 2+ का निर्माण हो गया, इसका मतलब वहां पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, यानी यहां पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो नीला रंग जो आया है वो किसके कारण से आया है, कॉपर 2+ के कारण से आया। जबकि यहां पर जो Ag+ है, अब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और जब दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और यहां पर किस रूप में बन गया, Ag के रूप में बन गया। तो ये बात समझ में आ गई है। क्यों अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों होगी, यही तो क्वेश्चन हमें सीखने हैं आगे। तो फिलहाल वो सारी चीजें अब आपको आगे समझ में आएंगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। चलो अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे पर, और अब हम इस चैप्टर के मेन इस चीजों को स्टार्ट करना
करेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल में सबसे पहला जो नाम था, भाई विद्युत रासायनिक सेल तो बहुत सी होती है, लेकिन सामान्यतः जो पहली बार जो विद्युत रासायनिक सेल आई थी, जिसको हमने, एक साइंटिस्ट थे, जिस साइंटिस्ट का नाम था गैल्वेनिक ने इस सेल को बताया था। और एक और आपने कभी कभी नाम सुना होगा वोल्टिक। गैल्वेनिक और वोल्टिक ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। तो स्टार्टिंग में गैल्वेनिक ने बताया था कि कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया की जाएगी, फिर वोल्टिक ने उसको मॉडिफाइड कर दिया था। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल एक ही चीज होती है। और हम, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक सेल को पूर्ण तरीके से प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसलिए इसको हम गैल्वेनिक सेल का नाम भी कहीं कहीं पर दे देते हैं। तो आपकी बुक्स में पहले लिखा होगा विद्युत रासायनिक सेल, फिर नीचे लिखा होगा गैल्वेनिक सेल। तो बेटा एक ही चीज है, उस पर ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो अब आपके सामने रखी है ये सेल, ये दिख रहा है आपको, ये है आपके पास में विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल में बात करेंगे गैल्वेनिक सेल। बहुत गौर से सुनिएगा इस पूरी कहानी को, क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी है और काफी चीजों को ये समझा देती है। देखो इस सेल में है क्या, उसको हम बात करते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, दो पात्र लिए, दो अलग अलग पात्र लिए। इस एक में हमने यहां पर इसमें ZnSO4 तनु ZnSO4 डाल दिया। समझिएगा बात को। दूसरी तरफ हमने यहां पर तनु कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक है, समझ गए। एक जगह पर तनु ZnSO4, दूसरी जगह पर तनु हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें दो रॉड डाल दी। एक रॉड अपन ने ये डाल दी, एक रॉड अपन ने ये डाल दी। ये भैया दो रॉडें डाल दी। ठीक है, धातु की रॉड है। अब इस धातु की रॉडों में ये जो रॉड डाली है, यहां पर हमने क्या डाला, देखो यहां पर ZnSO4 लिखा हुआ है, लिखा है ZnSO4, है ना। तो यहां पर जो हमने रॉड डाली है बेटा, वो जिंक की डाली। मतलब जिस धातु का यौगिक था ना, उसी धातु का हमने रॉड डाल दी। और यहां पर क्या है, कॉपर है, तो यहां पर हमने कॉपर डाल दिया। तो एक जगह पर हमने डाल दिया जिंक, एक जगह पर डाल दिया कॉपर। ठीक, कॉपर सल्फेट में कॉपर और ZnSO4 में जिंक डाल दिया। फिर क्या किया, इन दोनों में एक तार जोड़ा और तार को एक वोल्ट मीटर, अमीटर, जिससे वोल्ट तो समझ गए हो ना, विभव, जिससे विभव ज्ञात करते हैं, उस विभव को हमने यहां पर लगा दिया। समझ में आ रही बात। अब होता क्या है, देखो अब क्या प्रक्रिया होती है वो समझने वाली बात है। प्रक्रिया ये होती है, ये थोड़ा सा अभी मैं आपको आगे की बात समझा दे रहा हूं, लेकिन दिमाग में रखना है कि जिंक की जो क्रियाशीलता होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है। अब क्यों, इसका जवाब आगे है ना। जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। क्लियर है। याद करो मैंने वहां पर बताया था कॉपर सल्फेट में जिंक डाला था, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को परिवर्तित कर दिया था। तो जिंक की क्रियाशीलता, जिंक मतलब उदासीन धातु, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। अब जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है, तो भाई साहब जिंक क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। यानी कि जिंक जो होगा वो Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब है ऋण आवेश, हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब क्या हो गया, ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना प्रारंभ होंगे, तो प्रारंभ अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब इस रॉड के ऊपर ऋण आवेश आ जाए। ये तभी हो सकता है जब इस रॉड के ऊपर ऋण आवेश, अगर इस रॉड के ऊपर धनावेश होता तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं। और जब तक परिपथ में इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे या आयन नहीं चलेंगे, तो कहीं पर भी कोई भी सेल, कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो प्रक्रिया होने के लिए इलेक्ट्रॉन या फिर आयनों का मूवमेंट या चलन होना चाहिए।
तो यहां पर क्या हुआ कि भाई जैसे ही Zn ने क्या किया, Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाला, वैसे ही इस पर क्या होगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अब भाई साहब यहां से इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ हुए, इलेक्ट्रॉन चलना है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, इलेक्ट्रॉन आ गए यहां। अब इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, तो अब इसको, इस पर अगर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गए हैं, तो ये अगर धातु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो ये तभी हो सकता है जब इस पर धनावेश आ जाए। यानी कि यहां पर हो गया आपका ऋणावेश, यहां पर हो गया आपका धनावेश। यहां तक समझ में आ रही है बात, क्लियर है? अब देखो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बेटा किसके पास आ गए हैं, कॉपर के पास आ गए, है ना। और इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आ गए हैं तो कॉपर क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन, कॉपर के पास आ गए हैं तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर नहीं सकता, केवल कॉपर धातु जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया इसने भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये माइनस में आ जाएगा ना, और धातु पर कभी ऋणावेश तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होंगे यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो अब कौन होगा, कोई तो ग्रहण करेगा, कोई तो वहां होगा जो उसको ग्रहण करेगा। समझने वाली बात है ना। कौन होगा ये देखने वाली बात हो गई हमारे लिए। तो यहां पर जो ग्रहण करने वाला है वो होगा उस कॉपर के अंदर उपस्थित Cu2 प्लस आयन, यानी कि ये भैया कॉपर 2 प्लस आयन। और यहां पर जो कॉपर 2 प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और धातु कॉपर बनाएगा। तो जब ऐसी प्रक्रिया हो गई तो यहां पर हो जाएगा ये अपचयन और यहां पर हो जाएगा ऑक्सीकरण। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और यहां क्या हो जाएगा, अपचयन, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो एक तरफ हुआ ऑक्सीकरण और दूसरा तरफ हो गया अपचयन। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लंबी कहानी है, थोड़ा समय लगेगा, आगे की बात सुनते हैं। अब पॉइंट ये होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऋण बना हुआ है, ऋण इलेक्ट्रोड जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड, एनोड। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, कैथोड। क्लियर, यहां पर ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। क्लियर है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना कि कहीं पर भी ऑक्सीकरण हो रहा हो, यहां पर लिख देता हूं, कहीं पर भी ऑक्सीकरण हो रहा हो तो उस जगह को, उस रॉड को हम लोग हमेशा एनोड ही बोलेंगे। इसको बड़ा सिंपल तरीके से देख सकते हो, ओए, ओए पढ़ते हैं अपन, ओए, किसी को बुलाते हैं ओए, ओ ए, यानी ओ ए। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड। ऑक्सीडेशन जब भी होगा, कहीं पर भी होगा, वो एनोड होगा। और इसका उल्टा अगर हम देख लें तो यहां पर आरसी, आरसी सर्किट पढ़ते ही हो फिजिक्स में आप लोग, आरसी, आर का मतलब रिडक्शन, सी का मतलब कैथोड। तो रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा। इस बात को समझ में आ गया। यहां पर एनोड जो होगा वो ऋणावेशित होगा और यहां पर कैथोड जो होगा वो धनावेशित होगा। अब आपका दिमाग खुल गया होगा, क्या सर कैथोड तो कहीं हमने पढ़ा था ऋणावेशित, कहां पढ़ा याद दिलाऊं, परमाणु संरचना पहला चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक शब्द पढ़ते हैं, पहली चीज पढ़ते हैं कैथोड की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, याद आ गया। ठीक है, और वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि कैथोड जो होता है वो प्लेट जो होती है वो ऋण आवेशित होती है और ऋण आवेशित होने के कारण से वहां पर कुछ जो रेखाएं होती हैं वो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं कणों की, जिन कणों को हम लोग इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेशित का नाम देते हैं। तो अब हो गया आपको कंफ्यूजन कि वहां कैथोड अलग और यहां कैथोड अलग। बिल्कुल सही बात है, दोनों अलग अलग हैं। वहां कैथोड जो है
वो ऋण आवेशित है, यहां पर कैथोड धन आवेशित है। विद्युत रासायनिक सेल, ध्यान रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं, विद्युत रासायनिक सेल में जो कैथोड होता है वो धन आवेशित होता है और एनोड जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। लेकिन अगर हम विद्युत अपघटनी सेल की बात करेंगे जो कि इसके बाद आने वाला है, वहां पर कैथोड जो होता है वो ऋण आवेशित होता है और एनोड जो होता है वो धन आवेशित होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। विद्युत अपघटनी और विद्युत रासायनिक सेल में जो नाम है, आवेश है, उनका परिवर्तन होता है। कैथोड एनोड, एनोड कैथोड, यानी कि यहां पर जो एनोड है, सुनना, यहां जो एनोड है वो ऋण है, यहां जो कैथोड है वो धन है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल जब हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशन पर वहां पर जो एनोड होगा वो धन होगा और जो वहां पर कैथोड होगा वो ऋण होगा। अब पॉइंट उठता है, तो फिर ऑक्सीकरण अपचयन बदल जाएगा? नहीं, ऑक्सीकरण का यही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपचयन यही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसको बोलोगे कैथोड उसमें होगा अपचयन, जिसको बोलोगे एनोड उसमें होगा ऑक्सीकरण। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, साइन का परिवर्तन होता है, आवेश का परिवर्तन होता है, बस और कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? इस बात को ध्यान रखना। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे एनोड और अभी हम बात कर रहे हैं कैथोड। और एनोड और कैथोड में हमने आपको बताया कि एनोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड में जाएंगे। एनोड में जो जिंक होता है, जो जिंक धातु है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड में जो यहां पर विलयन जो पड़ा है Cu2+ बड़ा है, उसका यहां पर अपचयन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा, इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा कहां से हो रही है? एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है। यहां तक समझ में आ गया? अब अगले मुद्दे की बात करता हूं। एक बात मुझे बताओ, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा अगर बाएं से दाएं है, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा अगर बाएं से दाएं है, तो धारा की दिशा क्या होगी? उसके विपरीत होगी। होगी कि नहीं होगी? यानी कि दाएं से बाएं में होगी। तो इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा अगर ये है तो फिर धारा की दिशा ये होगी। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार नीट में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा और धारा के जाने की दिशा क्या होती है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा एनोड से कैथोड की तरफ होती है, जबकि धारा की जो दिशा होती है वो कैथोड से एनोड की तरफ होती है। ये रहा अगला मुद्दा। अब पॉइंट अगला, क्या सही में धारा चल रही है? क्या जैसा आपने बताया था, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, जैसे ही आपने ये परिपथ जोड़ दिया, तो क्या ये सही में चलती है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अभी, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि अपन ने क्या कर दिया, एक एक अपन ने घर में बीकर ले लिया, उसमें अगर ये डाल दिया, एक घर में ये बीकर ले लिया, ये वाला बीकर ले लिया, डाल दिया, और डालने के बाद दोनों को तार से जोड़ दिया और बीच में वोल्ट मीटर रख दिया और इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा चलने प्रारंभ हो गई। क्या ऐसा होता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज और होती है, एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या? कि जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होगा, सुनिएगा, जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होगा तब तक कोई प्रक्रिया नहीं होती। होता कि नहीं होता है? पढ़ते हैं हम लोग, बहुत पहले से पढ़ते चले आए कि जब तक परिपथ, यानी किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए परिपथ का पूर्ण होना अति आवश्यक है। यहां पर परिपथ कैसा है? यहां तो आपने क्या किया, एक तार को जोड़ा, वोल्ट मीटर से जोड़ा और इससे जोड़ दिया, बस इतना ही तो किया आपने, इतना ही तो हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते रहेंगे, धारा इधर से इधर आती रहेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये लग रहा है कि पूर्ण परिपथ हो रहा है? अरे कुछ तो इधर से इधर आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो इधर से भी तो कुछ इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तभी तो समानता बरकरार रहेगी। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर आएगा, धारा तो अलग चीज हो गई, लेकिन कुछ तो यहां से यहां आना चाहिए। तो यहां पर अभी परिपथ पूर्ण नहीं होता है। इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए, इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए यहां पर एक और नई चीज यहां पर डाली जाती है और उस चीज को हम यहां पर समझते हैं। वो चीज कौन सी होती है? वो चीज होती है लवण सेतु। कौन सी चीज होती है? लवण सेतु। ठीक है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। ये होता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो धातु, यहां पर ये देखो, ये दिख रहा है आपको, लवण सेतु।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं कितनी बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि लवण सेतु क्या होता है। समझ में आ गया? तो अब हम सीखेंगे लवण सेतु। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब बात करता हूं मैं अगले पॉइंट पर, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट इसी चीज को मैं आपको दोबारा फिर समझाता हूं। जो बात हमारी यहां पर हो रही थी वो हो रही थी लवण सेतु की। तो लवण सेतु का बेसिकली क्या प्रयोग है और क्यों प्रयोग किया जाता है? तो लवण सेतु का मुख्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो परिपथ को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि परिपथ को, ठीक है, परिपथ को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जब तक लवण सेतु नहीं लगाओगे तब तक वहां पर सेल कोई कार्य नहीं करेगी। अब प्रश्न उठता है कि इससे परिपथ कैसे पूर्ण होता है? देखो, लवण सेतु में होता क्या है, एक बड़े कमाल की चीज, इसमें भी एक कमाल है। तो कमाल क्या है उसकी बात करते हैं। इसमें एक कमाल ये चीज है कि इसके अंदर भी हम एक अपघट्य डालते हैं। क्या डालते हैं? फिर से बता दे रहा हूं मैं, क्या डालते हैं? यहां पर एक डालते हैं अपघट्य। अपघट्य, ठीक है, अपघट्य यहां पर डाला जाता है। और ये जो अपघट्य होता है बहुत अच्छा सा अपघट्य होता है। ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया, NaCl डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये जो अपघट्य होता है यह अक्रिय होता है। अक्रिय अपघट्य मतलब, अक्रिय अपघट्य का मतलब ये है कि बेटा इसके अंदर जो भी यौगिक पड़ा होगा ना, वो ना तो इस यौगिक के साथ, इनके साथ में अभिक्रिया करेगा और ना ही इसके साथ अभिक्रिया करेगा। मतलब वो अभिक्रिया किसी से नहीं करना चाहिए। नहीं तो भैया अगर इसके अंदर कुछ डाल दिया और इससे अभिक्रिया हो गई तो हम तो ऑक्सीकरण अपचयन लेके इंतजार कर रहे हैं लेके कि भैया हमारा बल्ब जलेगा, पता लगा बल्ब ना जल के कुछ और जल गया। ठीक है, तो इसलिए अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो अभिक्रिया नहीं होती इसलिए यहां पर अक्रिय अपघट्य डाला जाता है। जैसे अक्रिय अपघट्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा चुका, जेईई में क्वेश्चन भी आ चुका है कि अक्रिय अपघट्य कौन से होते हैं। देखो KCl होता है, KCl, ठीक है। दूसरा होता है NH4NO3, ये भी होता है। कहीं पर NH4Cl भी होता है, ठीक है। ये कुछ अपघट्य हैं जिनको हम लोग यहां पर डालते हैं। अब ये अक्रिय अपघट्य क्या होते हैं, इसके अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो अक्रिय अपघट्य होते हैं वो इनके अंदर डाल दिया जाता है। और किस रूप में डालते हैं? जेल के रूप में डालते हैं। अब जेल के रूप में कैसे डालते हैं? यहां पर जेल होता है और जेल कैसे बनाया जाता है? अगर अगर के साथ, अगर 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 अगर। अब आधे लोग तो समझ नहीं सर ये अगर अगर कौन सा, अगर मगर वाला अगर नहीं है भाई, ये अगर पढ़ा है, अगर अगर ये बायोलॉजी वाले समझ गए होंगे एक मिनट में कि अगर अगर, हाँ कुछ ऐसा होता है, सवाल होता है, कवक होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वो वही होता है, उसके साथ पेस्ट बना दिया जाता है और पेस्ट बना के जेली के रूप में इसको फिक्स कर देते हैं यहां पर, ठीक। और फिक्स करने के बाद में यहां पर कॉटन वूल नाम सुना होगा आप लोगों ने, उससे इसको पैक कर देते हैं। पैक करने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि तुरंत ही वो चला जाए या तुरंत ही गिर जाए उसके अंदर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको उठा के क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लगा देते हैं। अब बीच में लगाने से होगा क्या, यहां पर बीच में अपन ने लगा दिया इसको। अब बीच में लगाने से होगा क्या कि जैसे ही भैया ये बीच में लगाया ना, वैसे ही ऊपर जो वोल्ट मीटर होता है उसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगा, यानी कि उसमें वोल्ट मीटर में विभव जो होगा उसका मान वहां पर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि लवण सेतु लगाने से, साल्ट ब्रिज लगाने से उस जगह पर परिपथ जो होगा वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि परिपथ पूर्ण हुआ क्यों, या उसने किया क्या ऐसा जिसके कारण से हम मान के चलते हैं कि परिपथ पूर्ण हो गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया लवण सेतु का कार्य क्या है। ये प्रश्न तो 100% आप स्कूल में, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो बोर्ड परीक्षा में, आप देखो वहां पर ये आपको क्वेश्चन तो मिलेगा कि लवण सेतु के 2 कार्य बताइए, या लवण सेतु का क्या प्रयोग होता है ये बताइए, या लवण सेतु में जो विद्युत अपघट्य प्रयोग करते हैं यानी कि अक्रिय अपघट्य प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, क्या करता है। बहुत कुछ इस टाइप की चीजें यहां पर बनती है, वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। देखो होता क्या है, जैसे कि मैं मान लेता हूं KCl हमारे पास में है, तो यहां पर क्या पड़ा है, K+ है, यहां क्या पड़ा है, Cl- है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर गौर से देखो, जब आपने यहां पर अभिक्रिया की थी तो यहां पर आपके पास में क्या था, ZnSO4 था, बोलो हाँ या ना। यहां पर क्या था, ZnSO4,
ठीक है, ZnSO4 में हुआ क्या, ZnSO4 में हुआ क्या कि जो जिंक की जो रॉड थी वो तो चलेगी, जिंक Zn+2 में परिवर्तित हो गया, बोलो हाँ या ना, Zn2+ में परिवर्तित हो गया। अब ये जो रॉड है ना, ये रॉड जो थी वो जिंक की थी, मोटी सी रॉड ली अपने, मोटी सी रॉड ली और देखो Zn+2 में परिवर्तित हो रहा है। Zn+2 कहां भरा हुआ है, यहां भरा हुआ है। इसका मतलब ये रॉड धीरे 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 पतली होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा जिंक तो Zn+2 में परिवर्तित हो गया। अब Zn+2 में परिवर्तित हो गया, अंदर देखो यहां पर ZnSO4 रखा था, तो ZnSO4 रखा था तो सल्फेट के जो आयन थे उनमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो परिवर्तन सामान्यतः किसमें हो गया, Zn2+ की सांद्रता में हो गया। तो धीरे 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 कुछ समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि Zn+2 की सांद्रता में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर धनात्मक आवेश पूर्ण रूप से भर जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो धनात्मक आवेश पूर्ण रूप से इसके अंदर भर गया और ऊपर से बेचारी जो रॉड है उस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो उस रॉड पर है ऋण आवेश, अंदर जो भरा हुआ है वो है धनात्मक, पूर्ण रूप से धनात्मक भर गया। तो कहीं ना कहीं पर भाई साहब कुछ भी हो जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ समय के बाद क्या होगा कि इस ऋण के ऊपर Zn2+ जो होंगे बिल्कुल मक्खी की तरह चिपक जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे इसके ऊपर। और जब ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे तो उस स्थिति में आप अंदर से जिंक कण जो है, जो ऑक्सीकरण करना चाह रहा था, वो अब बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर तो Zn+2 ने उसको पूरा घेर लिया पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से घेर लिया तो यहां से अब जिंक जो होगा वो बाहर नहीं निकलेगा और कुछ दिनों के बाद अभिक्रिया बंद हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अभिक्रिया मुझे लागू करनी है, चालू करनी है, लगातार चलनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से ये जो Zn2+ यहां पर है, ये धनावेश जो है, ये धनावेश किसी तरीके से बाहर निकल जाए, हट जाए यहां से। अब हटेगा कैसे वो देखो, यहां से यहां क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर धनावेश की बढ़ोतरी होगी, जे भाई साहब Cl- जो है ना, Cl- ऋण आवेश वाले, ये यहां से इसमें आ जाएंगे। ऋण आवेश वाला जो यौगिक होगा वो यहां से इसमें आ जाएगा। समझ में आ गया? और जब वो इसमें आ जाएगा तो क्या करेगा, जितना भी धनावेश हो रहा होगा उसको वहां पर कम करना प्रारंभ कर देगा, यानी कि ये ऋणावेश इस धनावेश के साथ में उदासीनीकरण प्रारंभ कर देगा। और उदासीनीकरण प्रारंभ करेगा तो जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे धनावेश कम होता चला जाएगा और अभिक्रिया नहीं करेगा। ये मत सोचना कि अभिक्रिया कर लेगा, नहीं, अभिक्रिया नहीं करेगा, कोई नया उत्पाद का निर्माण करेगा, नहीं नहीं। और अगर कर भी लेगा तो अवक्षेप के रूप में, या ये कह सकते हैं कि उसके रूप में वो नीचे बैठने लगेगा, तली में बैठ जाएगा, कुछ से और किसी को परिवर्तित नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ धनावेश को कम करेगा। तो यहां पर धनावेश कम होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब जैसी प्रक्रिया इधर हुई है वैसा भाई साहब इधर भी तो हो रहा है। वो पूछो कैसे? यहां पर आपके पास में कॉपर सल्फेट था तो यहां पर Cu+2 था, इलेक्ट्रॉन Cu2+ के पास में आ गए और Cu2+ के पास में आ गए तो Cu2+ किस में परिवर्तित हो गया, Cu में। तो ये भाई साहब इस रॉड के ऊपर, रॉड किसकी है, Cu की है, इस रॉड के ऊपर Cu2+ जो होगा वो इकट्ठा होता जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि ये रॉड तो पतली हो गई जिंक की और ये रॉड मोटी होती चली जाएगी। मोटी होने का मतलब क्या होगा कि अंदर जो Cu2+ भरा हुआ है वो इस रॉड के ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा, रॉड के ऊपर चारों तरफ से इकट्ठा होता जाएगा। अब एक चीज समझो, इसके अंदर भी तो सल्फेट था, इसके अंदर भी तो भाई साहब सल्फेट है। ये कौन से आवेश हो गया, यहां पर धनावेश, यहां पर कौन सा आवेश हो गया, धनावेश। आपने क्या कर दिया, यहां पर Cu2+ और SO2 में क्या हो गया, यानी कि कॉपर Cu+2 धनावेश कॉपर में परिवर्तित हो गया, Cu2+ परिवर्तित हो गया Cu में, तो Cu2+ परिवर्तित हो गया Cu में, तो Cu+2 का धनावेश तो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता चला गया। और उसके सापेक्ष जो सल्फेट है, उसके सापेक्ष सल्फेट की सांद्रता तो वो क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। यानी भैया जहां पर यहां पर धनावेश खूब था, यहां पर ऋणावेश खूब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कॉपर जो था वो तो कॉपर जो 2+ था वो कॉपर में परिवर्तित हो गया। समझ में आ रही बात? यहां तक समझ गए? तो यहां ऋणावेश बढ़ गया। अब वही स्थिति यहां पर आ गई, इस धन प्लेट के ऊपर, इस धन प्लेट के ऊपर ऋणावेश भी हमारा खूब जो है वो भी हमारा यहां पर
बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से फिर प्रक्रिया रुक जाएगी। अब यहां पर जैसे ही यहां से सिग्नल आता है कि भाई यहां पर इस कंडीशन में कि यहां पर ऋणावेश जो है बढ़ रहा है, जैसे ही ऋणावेश बढ़ता है तो सिग्नल किसके पास पहुंचता है, उसके विपरीत वाले के पास, K प्लस के पास। ये K प्लस यहां से यहां आएगा और यहां आने पर क्या करेगा, जितना भी यहां पर ऋणावेश होता है उसको यहां पर खत्म करेगा, कम करेगा। इसका मतलब दोनों तरफ उदासीनता वो बनाए रखता है। ये होता है लवण सेतु का कार्य। यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब देखो इस प्रक्रिया में यहां पर आयनों का स्थानांतरण हुआ है, इस प्रक्रिया में आयनों का स्थानांतरण हुआ है। और आयनों का स्थान मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परिपथ को पूर्ण तभी किया जा सकता है जब तो या तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से एक दूसरे की तरफ पूरी तरीके से स्थानांतरित हो या फिर आयनों का चलन प्रारंभ हो। तो होता क्या है कि इधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, सुनना ठीक, और यहां पर चलते हैं आयन। तो इधर चलते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर चलते हैं आयन। तो आयन और इलेक्ट्रॉनों का आपस में गमन होता जाता है, जिसके कारण से यह परिपथ पूर्ण होता है। इसीलिए जैसे ही लवण सेतु का हम लोग प्रयोग करते हैं वैसे ही उस जगह पर विभव जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया कि लवण सेतु को कैसे हमें यहाँ पर देखना होता है, किस तरीके से देखना होता है, ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई है। तो लवण सेतु समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। लवण सेतु अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पूछा जाएगा प्रश्न लवण सेतु क्या होता है तो कहोगे लवण सेतु वह होता है जो कि परिपथ को पूर्ण करने में मदद करता है। फिर पूछा जाएगा लवण सेतु में क्या प्रयोग करते हैं, सुनते रहना, लवण सेतु में क्या प्रयोग करते हैं, तो आप कहोगे लवण सेतु में हम अक्रिय अपघट्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अक्रिय अपघट्य कौन कौन से होते हैं, अक्रिय अपघट्य होते हैं KCl NH4 NO3 NH4Cl इत्यादि, ये अक्रिय अपघट्य होते हैं। ठीक है, अगली बात है कैसे कार्य करता है, तो आप समझ कह सकते हैं कि जिधर धनावेश की ज्यादा वृद्धि होती है उधर से उसका ऋणावेश आ जाता है, और जिधर हमारा ऋणावेश की वृद्धि ज्यादा होती है उधर हमारा धन आवेश आ जाता है। ठीक है, और यह परिपथ को पूर्ण करता है। इतनी बात समझ में आ गई लवण सेतु के बारे में। अब मैं आपको अगले मुद्दे की बात बताने जा रहा हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो तो मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं वो सुन लो। वो ये है कि हमने जो लवण सेतु का जो प्रयोग किया था उस लवण सेतु में अब हम एक एक मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये, हम डालते हैं हेडिंग लवण सेतु, और लवण सेतु में सबसे पहली चीज जो हम बात करने जा रहे हैं कि यहां पर अक्रिय अपघट्य, कुछ मुद्दे मैं ये लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम बात करते हैं अक्रिय अपघट्य। अक्रिय अपघट्य कौन से होते हैं, लिख देता हूं, KCl होता है, NH4Cl होता है, NH4NO3 होता है। ये हमारे अक्रिय अपघट्य होते हैं जो कि यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको हम अक्रिय अपघट्य क्यों कहते हैं। पहली चीज तो ये क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। दूसरी बात और क्या खासियत होती है, कुछ तो इसमें अच्छा ऐसा होता होगा जिसके लिए हम इन्हीं को यूज करते हैं, यानी कि हम KCl को यूज करते हैं, NaCl को क्यों नहीं करते, सीजियम क्लोराइड को क्यों नहीं करते, हम NH4Cl को ही लेते हैं, किसी और को क्यों नहीं लेते। तो इसके पीछे का भी एक मुख्य कारण है। वो मुख्य कारण क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो धनायन है और जो ऋणायन है, सुनिएगा, जो धनायन है और जो ऋणायन है, इन धनायन और ऋणायनों की गतिशीलता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, धनायन और ऋणायन की गतिशीलता समान होती है। यानी कि वो अपघट्य यहां पर प्रयोग किए जाते हैं जिनके आयनों की गतिशीलता समान होती है। हम यहां लिख सकते हैं इस पॉइंट को, इसीलिए हम यहां पर यूज करते हैं इसको, आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता समान रहती है, समान रहती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं, इसको अंडरलाइन करता हूं, गतिशीलता समान रहती है। समझ में आ रही बात, तो आयनों की गतिशीलता समान रहती है, तो आयनों की गतिशीलता समान रहती है, इसीलिए इन अपघट्य का हम लोग यहां पर प्रयोग करते हैं। यानी K प्लस Cl माइनस की गतिशीलता समान होती है, NH4Cl NH4 प्लस Cl माइनस की गतिशीलता समान होती है, NH4NO3 NH4 प्लस और NO3 माइनस की गतिशीलता समान होती है, इसलिए हम इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि इसका किसके लिए प्रयोग करते हैं, उदासीन
उदासीनता के लिए करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि उदासीनता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये दोनों पक्षों में उदासीनता करता है। 3 4 5 मिनट, ठीक है। और तीसरी बात, अब एक और बात मैं बोलने जा रहा हूं, उसको भी आप थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट बात है इस लवण सेतु में, यह है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, द्रव द्रव। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ही तो बोलेंगे द्रव द्रव। जंक्शन को क्या बोलेंगे, जंक्शन संधि। द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है। द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है। अब ये संधि आ गया, विभव आ गया, और ये विभव क्या होता है इसको भी मुझे आपको समझाना है। तो अभी आप इतना दिमाग में रखो कि यहाँ कोई संधि होती होगी, द्रव द्रव में कोई संधि होती होगी और उससे कुछ विभव आता होगा, कुछ होगा, ये मतलब है, पता नहीं क्या है, ठीक है। वो पता कब होगा, जब मैं विभव के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि विभव होता क्या है। तो अभी इतना आप दिमाग में रखना कि द्रव द्रव जो संधि विभव होता है, इसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इंग्लिश में बोल दे रहा हूं मैं, यहां पर इसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये कम करता है, रिड्यूस करता है। तो बेटा ये था विद्युत अपघटनीय सेल, ये है पूरा विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में कहानी, और ये है लवण सेतु और लवण सेतु के कार्य। क्योंकि ये मैंने इसलिए लिख दिया आपको क्योंकि ये तो 100% तो आना ही आना है, यहां लिख लो 100%, ये तो आना ही आना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें प्रश्न बने और लवण सेतु के बारे में 1 नंबर का भी क्वेश्चन ना आए, 100% आएगा। तो अब बात समझ में आ गई आपको। तो ये रहा आपके पास में विद्युत रासायनिक सेल। और अब देखो यहां से क्या हुआ है कि यहां पर आपके पास में क्या हुआ, अगर हम देखा जाए तो यहां क्या हो रहा है आपके सामने, यहां पर रासायनिक ऊर्जा से किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, विभव का निर्माण होना। यहां पर चाहो तो आप बल्ब लगा लो, इस जगह पर आप बल्ब लगाओगे तो भैया आपका बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब यहां पर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो आज की बात अपन यहीं पर रोकते हैं।